ভাই বোনেরা আমায় ক্ষমা করবেন, আমি আপনাদের সবার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। আমি কালকে এখানে র্যালি করে দেবো। আমি এই অসভ্যতামিটা করতে পারবো না। চার তারিখ 12টার পরে কোন জল্লাদের কত ক্ষমতা আর কার দিল্লির বাবা কাকে বাঁচাতে আসে আমি 4 তারিখ দেখব। को सीधी तौर पे ये कहना चाहता हूं कि आपके खिलाफ एफआईआर होगा और आपको घसीट के कोर्ट में लाया जाएगा। पाठशाला की पहली क्लास दूसरे राउंड की वोटिंग के ठीक पहले मोदी की महाजीत की खबर कैसे आ गई? ममता अभिषेक का सीक्रेट प्लान फेल होगा क्या? सुबह फुटबॉल, शाम काशी में मोदी फुल रिलैक्स, लेकिन बंगाल में ममता की टेंशन बढ़ाने वाला क्या काम हो गया? ममता इमोशनल, अभिषेक धमकाने पर आए। उधर योगी के सुपर कॉप पर बंगाल में बवाल क्यों मच गया? सबसे पहले इसका चैप्टर देखिए। कल बंगाल का फाइनल टेस्ट है बॉस। कल तय हो जाएगा कि बंगाल कौन जीतने जा रहा है, ममता बनर्जी जीतेंगी या फिर बीजेपी। यह कल फाइनल हो जाएगा, क्योंकि दूसरा और फाइनल राउंड बंगाल का नतीजा क्लियर करेगा। पहले राउंड में 152 सीट पर वोट पड़े, और ऐसा तो होगा नहीं कि किसी ने एक ने 152 की 152 जीत ली होगी। इसलिए जिसने भी पहले राउंड में बढ़त बनाई होगी उसको इस दूसरे राउंड में भी अच्छी खासी सीटें चाहिए होंगी। यानी कल तय होगा कि कौन जो है वो बंगाल में सरकार बनाएगा। लेकिन वोटिंग से पहले आप नेताओं का मूड देख लीजिए। एक तरफ नरेंद्र मोदी हैं जो बंगाल में इतिहास रचने की कोशिश में, दूसरी तरफ ममता बनर्जी हैं जो अगर जीत जाती हैं तो वो भी एक रिकॉर्ड ही होगा। लेकिन वोटिंग से पहले दोनों ही नेताओं का मिजाज अलग अलग है। नरेंद्र मोदी फुल रिलैक्स दिख रहे हैं, वो फुटबॉल खेल रहे हैं, गोल पे गोल दाग रहे हैं। दूसरी तरफ ममता बनर्जी हैं और उनकी टीम है जो कल की वोटिंग को लेकर बेचैन है। इसके बीच बंगाल में वोटिंग से पहले ही बीजेपी के लिए अच्छी खबर आ गई। बीजेपी को महाजीत मिली, इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। बंगाल में योगी के सिंघम की एंट्री ने क्या हंगामा खड़ा कर दिया? आईपीएस अजय पाल शर्मा के पीछे पूरी टीएमसी क्यों पड़ गई है? बंगाल में फाइनल वोटिंग से पहले भयंकर माहौल कैसे बन गया है? आप खुद देखिए कि वोटिंग से पहले बंगाल में एक्शन बढ़ गया है। टीएमसी अचानक अग्रेसिव होती दिख रही है। कभी ममता बनर्जी इमोशनल होती हैं, कभी उनके भतीजे अग्रेसिव होते हैं। टीएमसी की तरफ से धमकी दी जा रही है। ममता कह रही है कि हम हैं तो आप सेफ हैं। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि कोई बचाने नहीं आएगा। बीजेपी कह रही है कि धमकाओगे तो ठोके जाओगे। यानी ऐसी ऐसी बातें कही जा रही हैं जिससे बंगाल का राजनीतिक माहौल उबल रहा है। एक तो गर्मी ऑलरेडी इतनी है, वहां अलग गर्मी बढ़ी हुई है, कोई किसी से पीछे नहीं दिख रहा है। इधर पीएम मोदी इन सबका लोड बिना लिए हुए अपने काम में लगे हुए हैं। वोटिंग से पहले बंगाल में ऐसा क्या हुआ कि टीएमसी तनाव में होगी? योगी के सुपर कॉप पर बंगाल में बवाल क्यों मचा? वहां क्या खेला हो रहा है दूसरे राउंड के पहले? सब दिखाऊं उससे पहले आज की एक झलक देखिए। মা ভাই বোনেরা আমায় ক্ষমা করবেন, আমি আপনাদের সবার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। আমি কালকে এখানে র্যালি করে দেবো। আমি এই অসভ্যতামিটা করতে পারবো না। 4 তারিখ 12টার পরে কোন জল্লাদের কত ক্ষমতা আর কার দিল্লির বাবা কাকে বাঁচাতে আসে আমি 4 তারিখ দেখব। को सीधी तौर पे ये कहना चाहता हूं कि आपके खिलाफ एफआईआर होगा और आपको घसीट के कोर्ट में लाया जाएगा। बंगाल चुनाव को लेकर बहुत बातें हो रही। कोई कह रहा है कि ममता को हराना मुश्किल है, ममता चुनाव निकाल लेंगी। कोई कह रहा है कि बीजेपी इस बार हर हाल में चुनाव जीतेगी, इतिहास रचेगी। सब अपने अपने हिसाब से आकलन कर रहे हैं, लेकिन बंगाल की फाइनल पिक्चर क्या होगी यह कल की फाइनल राउंड की वोटिंग से ही तय होगा। लेकिन आप यह भी देखिए कि कल के अहम वोटिंग वाले दिन से पहले बंगाल में गजब का बवाल मचा है और इधर पीएम मोदी फुल रिलैक्स है। बंगाल में धुआंधार प्रचार के बाद पीएम मोदी आज सिक्किम चले गए। वहां पर वो फुटबॉल खेल रहे थे, गोल दाग रहे थे। आप देखिए 75 साल से ज्यादा की उम्र में आप उनका एनर्जी लेवल देखिए बॉस। धड़ाधड़ चुनावी रैलियां करते रहे, जबरदस्त प्रचार किया, और फिर जैसे होता है ना जो गीता का सार है कि कर्म करो और फल से खुद को डिस्कनेक्ट कर लो, अपना काम किए चले गए सिक्किम। वहां देखिए कैसे फुटबॉल खेलें,
बच्चों के साथ। पीएम मोदी की एनर्जी देखकर बच्चे भी हैरान थे। पीएम मोदी ने मैच के दौरान गोल भी किए। पीएम के इस रिलैक्स मूड को देखकर कई लोग कह रहे हैं कि बंगाल को लेकर पीएम बहुत आश्वस्त है। वो बंगाल को लेकर आश्वस्त हो तो हो या ना हो, लेकिन अपनी मेहनत को लेकर आश्वस्त है कि मैंने सब कर दिया है, अब पब्लिक जो देगी वो देगी वोट। पीएम मोदी ने बंगाल में अपनी आखिरी रैली में कहा था कि अब वो बीजेपी सरकार के शपथ ग्रहण में ही फिर बंगाल आएंगे। यानी पीएम मोदी फुल कॉन्फिडेंस में। पीएम मोदी का एनर्जी लेवल भी आप देखिए कि इधर बंगाल में प्रचार खत्म हुआ, फिर सिक्किम गए, उसके बाद आज शाम को वो संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंच गए। यानी एक मिशन खत्म होते ही पीएम मोदी अगले काम में जुट जाते हैं। पीएम मोदी नारी शक्ति वंदन महासम्मेलन के लिए वाराणसी पहुंचे थे। पीएम ने वाराणसी जाकर 160 से ज्यादा परियोजनाओं की सौगात दी और नारी शक्ति के साथ संवाद किया। इस कार्यक्रम में 50,000 महिलाएं शामिल हुई, जिनमें से 44 महिलाओं को पीएम मोदी के मंच पर भी जगह दी गई। पीएम मोदी के कार्यक्रम में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। ठीक बगल में बैठे थे पीएम के सीएम योगी। और ये तस्वीरें कई लोगों को परेशान कर सकती हैं, जो ये कहते हैं कि योगी का पत्ता कभी भी कट जाएगा। आप वहां मोदी योगी की केमिस्ट्री देखिए, कैसे दोनों की बातचीत चल रही है। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी ने फिर साफ कर दिया कि वो महिलाओं को संसद और विधानसभाओं में 33% आरक्षण देने वाला नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, भले ही विरोधी कितने ही रोड़े अटकाए। आप एक बार पीएम को सुनिए, फिर आपको बताता हूं कि बीजेपी की महाजीत की खबर कैसे आ रही है बंगाल में फाइनल राउंड की वोटिंग के ठीक पहले। मुझे देश हित के एक बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आप सबका आशीर्वाद चाहिए। और ये बड़ा लक्ष्य है लोकसभा विधानसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण को लागू करना। अभी कुछ दिन पहले सपा और कांग्रेस जैसे दलों की वजह से हमारा ये प्रयास संसद में सफल नहीं हो पाया, लेकिन मैं आप सभी बहनों को फिर से भरोसा देता हूं, आपके आरक्षण का हक लागू हो, इसमें कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ूंगा। उधर बंगाल में क्या चल रहा है वो तो अभी आपको दिखाऊंगा ही। वहां चर्चाएं चल ही रही हैं कि कौन जीतेगा, लेकिन बंगाल से पहले ही पीएम मोदी और बीजेपी की महाजीत की खबर आ गई। दरअसल गुजरात निकाय चुनावों के नतीजे आ जाए और यहां बीजेपी ने छप्पर फाड़ जीत हासिल की। बीजेपी की लहर के आगे कोई टिक ही नहीं पाया। आप देखिए कि बीजेपी ने गुजरात के सभी 15 नगर निगम जीत लिए। 15 नगर निगमों की 1044 में से 937 सीट अकेले बीजेपी ने जीती। 84 नगर पालिका की 2624 सीटों में से बीजेपी ने अकेले 1988 सीटें 1988 सीटें जीती। 34 जिला पंचायत की 1090 में से 883 बीजेपी ने जीती। 260 तालुका पंचायत की 5234 सीट में से बीजेपी ने बम्पर 3592 सीटें जीती। यानी कुल 9992 निकाय सीटों में से बीजेपी ने 7400 से ज्यादा सीट खुद जीत ली। गुजरात के निकाय चुनावों में बीजेपी की बम्पर जीत पर पीएम मोदी ने भी कहा कि गुजरात और बीजेपी के बीच का रिश्ता और मजबूत हो गया। पूरे राज्य में हुए महानगर पालिका, नगर पालिका, तालुका पंचायत और जिला पंचायत के चुनावों में जबरदस्त जनादेश देने के लिए गुजरात की जनता का आभार। राज्य सरकार के बेहतरीन काम को देखते हुए जनता ने सुशासन की राजनीति के पक्ष में वोट दिया है। उन्होंने पिछले कई सालों से बीजेपी की कड़ी मेहनत को अपना आशीर्वाद दिया है। आगे पीएम ने कहा कि वो गुजरात की जनता को भरोसा दिलाते हैं कि आने वाले समय में बीजेपी और ज्यादा मेहनत करेगी और गुजरात को प्रगति की नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। यानी कल बंगाल में फाइनल राउंड की वोटिंग से पहले बीजेपी को जीत की बड़ी बूस्टर डोज मिल गई। गुजरात में नरेंद्र मोदी की महाजीत ने बंगाल में बीजेपी का जोश डबल कर दिया होगा। ममता बनर्जी पहले से टेंशन में, क्योंकि इस बार बीजेपी पहले से ज्यादा टक्कर दे रही है। उन्हें इस बात की चिंता होगी कि बीजेपी को रोकने के लिए बंगाल में उन्होंने जो सीक्रेट प्लान बनाया है वो कहीं फेल ना हो जाए। और इस सीक्रेट प्लान के बारे में भी आपको बताता हूं। आप देखिए कि बीजेपी की काट में इस बार ममता बनर्जी ने क्या गेम बिछाया हुआ है। देखिए, ममता बनर्जी को लग रहा है कि इस बार ममता मामला जो है वो पिछली बार से ज्यादा कड़ा है, इसलिए ममता ने इस बार अपनी रणनीति थोड़ी बदली है। इस पूरे चुनाव के दौरान ममता बनर्जी खुद को विक्टिम की तरह पेश करती रही।
ममता बनर्जी आक्रोश की नहीं, अपने अपमान का जिक्र करती रही, जनता से अपमान का बदला लेने के लिए बार बार कहती रही, वो इमोशनल वोट अपील कर रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ ममता के नेता धमकियां दे रहे हैं, उनके भतीजे जो हैं वो धमकियां दे रहे हैं। यानी ममता बनर्जी इमोशनल कार्ड खेल रही हैं, भतीजे अग्रेसिव कार्ड खेल रहे हैं। क्योंकि ममता बनर्जी का एक कनेक्ट है वहां के लोगों से, वो ये दिखाने का प्रयास कर रही है कि देखो मैं बंगाल की बेटी हूं और मेरे साथ क्या क्या अत्याचार हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जो टीएमसी का कल्चर रहा है, जिस तरीके से वो अग्रेसिव पॉलिटिक्स करती है, वो जिम्मा उन्होंने अभिषेक बनर्जी को दे रखा है। ममता बनर्जी पिछले चुनाव में बहुत अग्रेसिव थी, इस बार वो उतनी अग्रेसिव नहीं है, बल्कि घूम घूम कर यह बता रही हैं कि देखो उनको तो घेरा जा रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है, इंसल्ट किया जा रहा है, ह्यूमिलिएट किया जा रहा है, रैली नहीं करने दे रही है बीजेपी अपमान कर रही है। यह ममता बनर्जी का इमोशनल कार्ड है। ममता क्या कह रही हैं आप खुद देखिए। এই দেখুন, সামনে চিৎকার করছে যাতে আমি মিটিংটা করতে না পারি। মা ভাই বোনেরা আমায় ক্ষমা করবেন, আমি আপনাদের সবার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। আমি কালকে এখানে র্যালি করে দেবো। আমি এই অসভ্যতামিটা করতে পারবো না, এটা খুব ইনসাল্টিং, এটা খুব হিউমিলিয়েশন। আমি আপনাদের নমস্কার জানিয়ে আমি বিদায় নিচ্ছি, আমায় ক্ষমা করবেন। अब ये वो ममता बनर्जी हैं जिन्होंने लेफ्ट के शासन से लड़ाई लड़ी, कभी सरेंडर नहीं किया। और आपको लगता है वो इस तरीके से कुछ भोंपू बज गए होंगे बीजेपी के कार्यक्रम के, इसलिए मंच छोड़कर जाने वाली हैं। उन्होंने दो शब्द इस्तेमाल किए, इंसल्ट कर रहे हैं और ह्यूमिलिएट कर रहे हैं ये लोग मुझे। वो जानबूझकर बंगाली अस्मिता को जगा रही हैं लोगों के अंदर कि देखो ये लोग आके कैसा कर रहे हैं मेरे साथ। ये उनकी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है। पहले चरण की वोटिंग के बाद ममता ने अपनी रणनीति में चेंज किया है। पहले चरण के दौरान ममता कहती थी उनको सत्ता का लालच नहीं है, लेकिन पहले दौर में बंपर वोटिंग के बाद अब ममता के तेवर बदल गए। अब वो खुद को अपने ही राज्य में और ज्यादा पीड़ित दिखा रही है, साथ ही जनता के मन में एनआरसी और ईवीएम कैप्चरिंग का डर पैदा कर रही है। ममता बनर्जी कह रही हैं कि अगर बीजेपी जीत गई तो बंगाल में एनआरसी लागू कर देगी। खिदिरपुर की सभा में ममता ने कहा कि बीएलओ की तरफ से दी गई वोटर पर्ची संभाल के रखना, ये वोटर स्लिप की कॉपी भविष्य में पहचान के सबूत के रूप में काम आएगी। दूसरी तरफ ममता बनर्जी ईवीएम कैप्चर होने का भी डर दिखा रही है। यानी जो अमित शाह कह रहे हैं, बीजेपी कह रही है कि भाई घुसपैठियों को बाहर करेंगे, ममता उसको इमोशन से जोड़ रही है। कह रही है कि अपना पर्ची मत फेंकना, नहीं तो कल कैसे सबूत दोगे कि तुम यहीं के हो। यानी वो डर पैदा कर रही है कि बीजेपी आएगी तो सबसे पर्ची मांगेगी। ये बहुत स्मार्ट पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी से वो चल रही हैं, क्योंकि उनको पता है कि बीजेपी जमीन पर जबरदस्त काम कर रही है और सीधे सीधे जो है ना वो लड़ाई इस तरह से नहीं लड़ी जा सकती। तो वो इमोशंस और थोड़ा थोड़ा डर पैदा करके जो है वो लोगों को अपनी तरफ कर रही है। ममता के इन बयानों के बाद चर्चाएं होने लगी थी कि हमेशा अग्रेसिव रहने वाली ममता बनर्जी अचानक से ऐसी बातें इस बार क्यों कर रही है। सुनिए एक बार ममता ने क्या कहा था। पुलिस क्या करते हैं, और सेंट्रल फोर्स जाके मैंने कल 2 घटना सुना कि कंबल लगा के क्रिमिनल लेके जाता है जिसमें वोट हो गया है ईवीएम मशीन कैप्चर करने के लिए। यानी ममता बनर्जी इमोशन और डराना दोनों जो है वो लोगों के अंदर लेकर जा रही हैं। जब वो प्रचार कर रही हैं, वो खुद को बेचारी दिखा रही कि अपने राज्य में ढंग से रैली तक नहीं कर पा रही, सेंट्रल फोर्स लगाकर बूथ कैप्चर हो रहा है। दूसरी तरफ ममता बनर्जी के भांजे अभिषेक बनर्जी खुलकर धमकाने वाले अंदाज में भाषण दे रहे, यानी बुआ बेचारी और भतीजा धमकी देने पर है। यही है ममता बनर्जी की रणनीति इस बार। वो खुद इमोशनल अपील कर रही हैं, बंगाली अस्मिता की बात कर रही हैं और भतीजे अभिषेक को लगा रखा है कि तुम अग्रेसिव कैंपेन करो। अभिषेक बनर्जी ने विरोधियों को चेतावनी देते हुए कह दिया कि 4 मई के बाद वो खुद देखेंगे कि दिल्ली से कौन बचाने आता है। आप सुनिए जरा अभिषेक बनर्जी को, उनका टोन क्या है और कंपेयर कीजिए कि ममता बनर्जी का टोन क्या था। 7 তারিখে তৃণমূল আরামবাগ জিতুক বা হারুক, আমরা গতবারও আরামবাগ হেরেছিলাম, গোঘাট হেরেছিলাম, খানাকুল হেরেছিলাম, পুরসুরা হেরেছিলাম, কিন্তু উদারতা পার পেয়ে গেছিলে। এবার আমি নিজে দায়িত্বে থাকব। 4 তারিখ 12টার পরে কোন জল্লাদের কত ক্ষমতা আর কার দিল্লির বাবা কাকে বাঁচাতে আসে আমি 4 তারিখ দেখব।
आप सोचिए, ममता बनर्जी के भतीजे बीच मंच पर खड़े होकर कह रहे हैं कि देखता हूं 4 तारीख के बाद कौन दिल्ली से किसका बाप आता है बचाने के लिए। ऐसी खुली धमकी दे रहे हैं वो। वोटर कौन हिसाब से बिना डरे जाएगा वोट करने? वो टाइम कह रहे हैं कि 4 तारीख को 12 बजे के बाद देखता हूं कौन बचाने आता है। यानी ममता बनर्जी का इमोशनल कार्ड, भतीजे का अग्रेसिव कार्ड। यह पूरा पॉलिटिकल गेम प्लान दिख रहा है, जिसमें ममता बनर्जी वोटर को इमोशनल पिच पर कैटर कर रही हैं और उधर टीएमसी का अग्रेसिव आइडेंटिटी जो है उसको भतीजे आगे बढ़ा रहे हैं। इस पॉलिटिकल गेम प्लान के पीछे वजह यह भी है कि ममता बनर्जी को पता है कि उन्हें बीजेपी से एक मामले में जबरदस्त बढ़त मिली हुई, और वो है मुस्लिम वोटों की बढ़त। यही एक बात है जिसमें ममता बनर्जी को बीजेपी पर एज है। अगर आप देखिए तो बंगाल में 100 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोटर्स निर्णायक भूमिका में माने जाते हैं। बंगाल में 70% हिंदू आबादी है और करीब 27% मुस्लिम आबादी। 2021 के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी को 75% मुस्लिम वोट मिले थे। 2024 के लोकसभा चुनाव में ममता बनर्जी को 83% मुस्लिम वोट मिले थे। यानी आप इसे इस तरह से समझिए कि अगर बीजेपी बंगाल के चुनावी रेस को 0 से शुरू करती है तो ममता बनर्जी एक मुश्त मुस्लिम वोटों के दम पर करीब 30% वोट के साथ शुरू करती है। और उनको अगर चुनाव जीतना है तो पिछली बार की तरह अगर 48% वोट चाहिए तो मान के चलिए कि उनको 20-22% वोट और मिल गया 70 में से तो उनका काम हो जाएगा। बीजेपी को सरकार बनानी है तो उनको बचे हुए 70% में से सीधा 48-50% पे काम करना होगा। यह ममता बनर्जी को बंगाल में बढ़त दिला जाता है क्योंकि वहां पर मुसलमान एक मुश्त उनको वोट करता है। और इस बार जो लोग ये कह रहे थे कि भाई हुमायूं कबीर वोट काट देंगे मुसलमानों का, AIMIM काट देगी, हुमायूं कबीर के स्टिंग के बाद वो सारा खेल खत्म हो गया है। अब मुसलमान और भर भर के ममता बनर्जी के लिए वोट कर रहा है, यह माना जा रहा है। बीजेपी के लिए इतनी कड़ी मेहनत के बाद भी चुनौती बड़ी इसलिए हो जाती है क्योंकि 70% हिंदू वोटर्स में से उन्हें पूरी तरह से हिंदू वोटों का कंसोलिडेशन करके अपनी जीत सुनिश्चित करनी है। अब क्या 70 में से 45% हिंदू वोट करेगा बीजेपी के लिए? यहीं से जीत और हार जो है वो तय हो। वोट बैंक की वजह से ममता खुलकर चेतावनी भी देती है कि हम हैं तो सब सुरक्षित हैं, नहीं तो एक खास समुदाय आपको 1 सेकंड में खत्म कर देगा। देखिए क्या कहती है। আমরা আছি বলে না আপনারা সবাই ভালো আছেন, আর যদি আমরা না থাকি কোনোদিন সেরকম আসে 1 সেকেন্ড লাগবে। একটা কমিউনিটি যখন জোট বাঁধে না, ঘিরে ফেললে 1 সেকেন্ডে দেবে একদম 12টা বাজিয়ে। देखिए मुस्लिम वोटों का गणित फाइनल राउंड में क्या है वो भी आपको बताता हूं। कल जिन 142 सीटों पर वोटिंग होने वाली है उनमें 57 सीटें ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम आबादी 25% या उससे भी ज्यादा है। इन 57 सीटों में 54 सीट पिछली बार टीएमसी ने जीती थी। तो इसीलिए बंगाल में जो प्रशांत किशोर पिछली बार ममता बनर्जी का चुनाव प्रचार देख रहे थे, वो हर बार यही कहते हैं कि बंगाल में ममता बनर्जी को हराना इसलिए मुश्किल है क्योंकि वो एक मुश्त वोट लिए हुए बैठी है और वहां उसको हिलाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन बीजेपी को की जो मेहनत है वो इस बात पर है कि जो बाकी 70% है उसमें वो डर भय वगैरह खत्म करके और वो एक मुश्त वोट पा सके। ममता बनर्जी के पास मुस्लिम वोटों का एज है, लेकिन इस बार ममता बनर्जी को बेचैनी SIR से हो रही क्योंकि कई इलाकों में SIR में इतने वोट कटे हैं जो टीएमसी की जीत के मार्जिन के आसपास का आंकड़ा है। जैसे आप देखिए हुगली जहां 18 सीटें हैं, यहां औसतन 17,333 वोट कटे हैं, जबकि 2021 में टीएमसी की जीत का औसत मार्जिन 19,915 था। पूर्वी बर्धमान में 16 सीटें हैं और इस इलाके में औसतन 16,668 वोट कटे हैं और 2021 के चुनाव में टीएमसी की जीत का औसत मार्जिन 14,591 था। कोलकाता में 11 सीटें आती हैं, यहां औसतन 57,455 वोट कटे हैं, जबकि 2021 में टीएमसी की जीत का औसत मार्जिन 38,497 था। हावड़ा में 16 सीटें हैं, इस इलाके में औसतन 24,563 वोट कटे हैं। 2021 में टीएमसी की जीत का औसत मार्जिन 29,834 था। नॉर्थ 24 परगना में 33 सीटें हैं, यहां औसतन 27,000 वोट कटे हैं। 2021 में टीएमसी की जीत का औसत मार्जिन 39,980 था। साउथ 24 परगना में 31 सीटें आती हैं, यहां औसतन 19,258 वोट कटे हैं SIR में। 2021 में टीएमसी की जीत का औसत मार्जिन 43,888 था।
नादिया में 17 सीटें हैं, यहां औसतन 19,647 वोट कटे हैं, जबकि टीएमसी की जीत का औसत मार्जिन 2021 में यहां पर 24,168 था। यानी कई सीटों पर तो 2021 में टीएमसी के जीत के मार्जिन से ज्यादा वोट कटे। लेकिन अब सवाल यह है कि वो वोट जो कटे वो सारे टीएमसी के होंगे, ये भी जरूरी नहीं। ये तो किसी को नहीं पता ना भाई कि जिसका वोट कट गया वो किसको वोट करता था, नहीं करता था। इसी वजह से ममता बनर्जी जो है वो पूरा जोर लगा रही हैं कि कहीं एसआईआर की वजह से खेला खराब ना हो जाए। ममता बनर्जी इसलिए राज्य के पुलिसकर्मियों को भी समझा रही हैं कि 4 मई के बाद केंद्रीय बल चले जाएंगे, लेकिन पुलिसकर्मियों को तो यही रहना है। देखिए वो भी कैसे एक तरीके से उनको चेतावनी दे रही हैं पुलिस वालों को। और वो लोगों ने एक भी एक्शन नहीं लेता है, खाली हमारा पार्टी का खिलाफ एक्शन लेता है। लेकिन ये लोगों को पता नहीं है 4 तारीख के बाद ये लोग वापस जाएंगे, तो आप लोग तो इधर में रहेंगे। आपको चाय हम देंगे, आपको मिठाई हम खिलाएंगे, आपको परिवार को हम लोग देखेंगे। ममता बनर्जी कह रही हैं कि चाय तो हम ही ना पिलाएंगे, मिठाई हम ही ना खिलाएंगे, लेकिन पुलिस वालों को और पब्लिक को सबको समझ में आ रहा है कि 4 तारीख के बाद हम ही यहां रह जाएंगे। इसको कहने का मतलब क्या है? अगर एसआईआर का इंपैक्ट टीएमसी और बीजेपी के बीच मार्जिन पर रहा और बीजेपी ने पहले से ज्यादा वोट अपनी तरफ खींचे, तो फिर ममता बनर्जी के लिए मुकाबला कांटे का हो जाएगा। आप खुद देखिए कि दूसरे चरण में 142 सीटों के लिए वोटिंग होनी है। 2021 के चुनाव में इन 142 सीटों में से टीएमसी ने 123 सीटें जीती थी और टीएमसी को ऑलमोस्ट 50% वोट मिला था, जबकि 2021 में बीजेपी ने 18 सीटें जीती थी और उसको जो वोट मिला था वो 36.5% के आसपास था। 2024 के लोकसभा चुनाव में इन 142 सीटों में से टीएमसी को अगर आप कन्वर्ट कीजिएगा विधानसभा सीटों में तो 115 पर बढ़त और टीएमसी को तब भी 49% वोट मिला था, जबकि बीजेपी को 27 सीटों पर बढ़त थी और उसका वोट शेयर 37% के आसपास था जब आप 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों को विधानसभा में कन्वर्ट करते हैं। यानी 2021 के विधानसभा चुनाव से लेकर 2024 के लोकसभा चुनाव तक बीजेपी ने गेन किया था, लेकिन वो गेन तब तक इतना नहीं था कि वो सेकंड राउंड में पूरी बाजी पलट दे। पर क्या इस प्रचार में वो हो चुका है, यह कल पता चलेगा। बंगाल में ममता बनर्जी को मुस्लिम वोट का एज है तो बीजेपी भी अपनी पकड़ मजबूत कर रही है। ऐसे में अगर हिंदू वोट कंसोलिडेट हो जाता है तो तस्वीर बदल सकती है। दूसरे चरण में बीजेपी इसी की उम्मीद कर रही है, क्योंकि बंगाल में हिंदू वोटों में 50% बीजेपी को और करीब 39% टीएमसी को 2021 के चुनाव में मिला था। 2021 में दूसरे चरण की 142 सीटों में से टीएमसी ने 123 और बीजेपी ने 18 जीती। अगर 7% हिंदू वोटर बीजेपी की तरफ चला जाता है तो टीएमसी को 86 और बीजेपी को 55 सीटें हो जाती हैं। आप सोचिए 7% हिंदू वोट से कितना फर्क पड़ता है। फेज 1 में अमित शाह ने 110 सीट जीतने का दावा किया है। इसके लिए 2021 की तुलना में 15% अतिरिक्त हिंदू वोट कंसोलिडेट होना होगा फर्स्ट फेज में। अगर ऐसा होता है तो पहले चरण में 110 सीट, दूसरे चरण में 55 सीट, यानी बीजेपी 165 तक पहुंच सकती है, जो बहुमत के 148 सीट से ज्यादा है। लेकिन इसके लिए यह जरूरी है कि फर्स्ट फेज में बीजेपी को पिछली बार के मुकाबले 15% ज्यादा हिंदू वोट मिला हो और दूसरे फेज में कम से कम 7 से 8% हिंदू वोट ज्यादा मिले। हालांकि यह सिर्फ आंकड़ों की बात है, ऐसा हुआ है, ऐसा होगा, कह नहीं सकते। बीजेपी भी अपना कैलकुलेशन कर रही है और ममता अपना हिसाब किताब लगा रही है। इसी बीच फाइनल राउंड की वोटिंग से ठीक पहले बंगाल में एक नया बवाल मच गया। इस बवाल की शुरुआत हुई यूपी पुलिस के सिंघम कहे जाने वाले आईपीएस अधिकारी अजय पाल शर्मा की बंगाल चुनाव में एंट्री से। दरअसल चुनाव आयोग ने अजय पाल शर्मा को दक्षिण 24 परगना जिले का पुलिस ऑब्जर्वर नियुक्त किया और जैसे ही अजय पाल शर्मा ने सीएपीएफ के जवानों के साथ टीएमसी के गढ़ में कदम रखा, बवाल मच गया। अजय पाल शर्मा ने ड्यूटी संभालते ही दक्षिण 24 परगना जिले की फाल्टा विधानसभा सीट में तलाशी अभियान शुरू कर दिया। उन्होंने अभिषेक बनर्जी के करीबी माने जाने वाले और फाल्टा सीट से टीएमसी कैंडिडेट जहांगीर खान के ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन चला दिया। इसके कई वीडियो सोशल मीडिया पर टीएमसी ने शेयर किए, जिनमें अजय पाल शर्मा जहांगीर खान के जानने वालों को सख्त लहजे में वार्निंग देते सुनाई दे रहे हैं। वो दो टूक कह रहे हैं कि अगर वोटर्स को धमकाने की खबर आई तो कायदे से खबर ली जाएगी। जिस जहांगीर खान के खिलाफ एक्शन को लेकर आईपीएस अजय पाल शर्मा की चर्चा हो रही है, उस जहांगीर खान को ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का राइट हैंड माना जाता है। वो कई मौकों पर अभिषेक बनर्जी के साथ नजर भी आता रहा है।
जहांगीर खान पर दक्षिण 24 परगना जिले की फाल्टा विधानसभा सीट और इसके आसपास के इलाके में एक्टिव सिंडिकेट से जुड़े होने के आरोप लगते रहे। आरोप है कि यह सिंडिकेट इलाके में जमीन हड़पने, तस्करी करने और बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसाने जैसे कई अवैध काम करता है। हालांकि जहांगीर खान ने चुनाव लड़ने के लिए जो एफिडेविट दिया है उसके मुताबिक उनके खिलाफ एक भी एफआईआर दर्ज नहीं और ना ही उनकी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री है। लेकिन अजय पाल शर्मा ने बंगाल पहुंचते ही जहांगीर खान की कुंडली खंगालनी शुरू कर दी। जहांगीर खान के बारे में जानकारी जुटाने के लिए अजय पाल शर्मा ने उनके घर पर भी दबिश दी और आसपास रहने वालों से भी पूछताछ की। अजय पाल शर्मा ने जहांगीर खान के गढ़ फाल्टा में चुनावी ड्यूटी पर लगे कर्मचारियों और पुलिस वालों की क्लास ली। वोटर्स को धमकाने का आरोपों पर कार्रवाई नहीं करने के लिए उनको भी फटकार लगाई और कानूनी कार्रवाई की धमकी दी। अपने कैंडिडेट के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन होता देख टीएमसी बौखला गई। टीएमसी ने जहांगीर खान के खिलाफ एक्शन लेने वाले अजय पाल शर्मा के वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर दिए और उन पर टीएमसी कैंडिडेट जहांगीर और उनके जानने वालों को धमकाने का आरोप लगाया। टीएमसी कह रही है कि उत्तर प्रदेश के कुख्यात सिंघम और योगी आदित्यनाथ के पसंदीदा एनकाउंटर स्पेशलिस्ट अजय पाल को चुनाव आयोग ने दक्षिण 24 परगना के लिए पुलिस पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। यह वही अधिकारी है जो अपने ठोक दो वाले रवैये के लिए बदनाम है। इनका पिछला रिकॉर्ड और भी ज्यादा दागदार है। चुनाव आयोग किस तरह के निष्पक्ष पुलिस ऑब्जर्वर चुन रहा है, यह उसी का एक उदाहरण है। वहीं टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि मेरा फेयर एंड लवली बाबुआ आईपीएस अजय पाल, हम तो वो लोग हैं जो कायदे से आपके छोटा फैंटा और बड़ा फैंटा का भी इलाज कर लेते हैं। हीरोगिरी थोड़ा संभल कर करिए। टीएमसी ने 4 मई के बाद अजय पाल शर्मा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की भी धमकी दे दी है। मैं आपको इतना बता देना चाहता हूं, 4 तारीख रिजल्ट निकलने के बाद आप जहां भी भाग जाएं, आप छुप नहीं पाएंगे। आपको ऐसा लगता होगा कि हम एक दूसरे राज्य से आए हैं, वहां पर हम चले जाएंगे और मेरा बीजेपी का मालिक मुझे बचा लेगा। मैं आपको सीधी तौर पे यह कहना चाहता हूं कि आपके खिलाफ एफआईआर होगा, आपके खिलाफ चार्जशीट होगा और आपको घसीट के कोर्ट में लाया जाएगा। वहीं अपने खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन पर जहांगीर खान ने फिल्मी अंदाज में पलटवार किया। जहांगीर खान ने कहा कि अगर अजय पाल शर्मा खुद को सिंघम बोलते हैं तो वो भी पुष्पा हैं, झुकेंगे नहीं। जहांगीर खान ने अपने समर्थकों के बीच कहा कि खेल उस तरफ से शुरू हुआ है, खत्म वो करेंगे, पिक्चर अभी बाकी है। पूरा फिल्मी सीन जो है वो बंगाल चुनाव में बनता जा रहा है। आप जहांगीर खान को सुनिए, फिर आपको बताऊंगा जहांगीर खान की धमकियों का क्या असर हुआ है। উনি নিজেকে বলছে আমি সিংহম, উনি যদি নিজেকে সিংহম মনে করে, আমরাও মনে করি নিজেকে পুষ্পা, ঝুঁকেগা নি। আর আমরা জানি সেই 16 ডায়লগ আমজাদ খানের, जो आदमी डर गया वो आदमी मर गया। আমাদের ডিকশনারিতে डर বলে কিছু নেই। जहांगीर खान ने अपने समर्थकों को जो मैसेज दिया उसका असर भी दिखा। जब घर में छापेमारी के बाद भी अजय पाल शर्मा और उनकी टीम को जहांगीर खान नहीं मिले तो अजय पाल शर्मा सीएपीएफ जवानों के साथ फाल्टा विधानसभा सीट में जहांगीर खान के दफ्तर की जांच के लिए पहुंचे। वहां पहले से बड़ी संख्या में जहांगीर खान के समर्थक पहुंच गए। उन्होंने नारेबाजी करते हुए अजय पाल शर्मा और सीएपीएफ की गाड़ियों का रास्ता रोक दिया। इस सब के बीच जहांगीर खान की एक और धमकी सामने आई, जिसमें जहांगीर खान ने अजय पाल शर्मा के बहाने सीएपीएफ को भी निशाने पर लिया। जहांगीर खान ने कहा कि कुछ लोग सीआरपीएफ को अपने साथ लेकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। अगर यहां के लोग पैदल चलना शुरू कर दें तो सीआरपीएफ हवा में उड़ जाएगी। খেলা তো ওরা শুরু করেছে, শেষটা কিন্তু আমরা করব। খেলা তো ওরা শুরু করেছে কিন্তু শেষটা আমরা করব। তাই পিকচার আবি বাকি মেরা দোস্ত, পিকচার এখনো বাকি আছে, সময় শুরু হয়েছে। তোমরা ভাবছো নিজেকে কয়েকটা সিআরপিএফ নিয়ে বড় বড় বাতালা দিচ্ছ, কিন্তু আজকের বঙ্গনগর 1 নম্বর অঞ্চলে মানুষ যদি হেঁটে যায় না, सीआरपीएफ हवाई उड़े जाए। इस बवाल के बीच बीजेपी ने जहांगीर खान को टीएमसी का गुंडा बता दिया और उनके खिलाफ हो रही कार्रवाई का समर्थन किया। बीजेपी नेता अजय आलोक ने कहा कि अगर वोटर्स को डराओगे तो इसी तरह ठुकाओगे, यानी इसी तरह से कुटाई होगी। सुनिए अजय आलोक। में ये दीदी के गुंडे जहांगीर, जिनका काम है आर्म्स एम्यूनिशन की स्मगलिंग करना, सिंडिकेट चलाना, लूट रैकेट फैलाना, अभिषेक बनर्जी को कट मनी देना, वो वोटर्स को अगर डराएगा तो वो क्या करेंगे? तो जो उन्होंने किया है तो गलत क्या किया है? डराओगे तो ठुकाओगे। ठुकाने का मतलब कुटाना होता है। और विक्टिम कार्ड मत खेलने टीएमसी।
यानी दोनों तरफ से माहौल गर्म हो रखा है और इस गर्मा गर्म माहौल के बीच जो भयंकर गर्मी पड़ रही है उसमें कल वोटर निकलेगा वोट डालने और कल तय हो जाएगा कि बंगाल कौन जीत रहा है। एग्जिट पोल लेकर हम टाइम्स नाउ नव भारत पर कल शाम आपसे जुड़ेंगे, वो मिस मत कीजिएगा शाम 4 बजे से।